वेलकम टू मराबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आप लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमने असेंबली इलेक्शन 2024 के सियासी दंगल से लेके पोलिंग बूथ के कवरेज को आपके सामने पेश किया। आज हम एक स्पेशल इंटरव्यू करने जा रहे हैं मालेगांव शहर के साफी हजरात का। आज हमारा विषय है अगला आमदार कौन, शहर का अगला आमदार कौन होगा। इस विषय पे हमने मालेगांव शहर के दो साफियों को, एक काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है मालेगांव शहर के मुख्तार आदिल साहब, जिन्हें हमने मदऊ किया है हमारे मानव समाचार में, और दूसरे हमारे साफी है समीर इंडियन साहब, जो यूट्यूब लाइन से और मीडिया को, ब्लॉगर की लाइन से और मीडिया में काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है इस इलेक्शन में। तो आज हमारे बीच में आप दोनों मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मानव समाचार की टीम की जानिब से। हम यहाँ पे ये विषय लेना चाहेंगे कि मुख्तार आदिल साहब का जो सियासी एक्सपीरियंस रहा है और सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते इन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी इलेक्शन देखे मालेगांव शहर के। इस इलेक्शन को उन्हें किस नज़रिए से देखा है और उनके नज़रिए क्या रहे, हम जानने की कोशिश करते हैं मुख्तार आदिल साहब से। ये 2024 का असेंबली इलेक्शन, ये मेरी मतलब पूरे होश और आवास में ये 5वां इलेक्शन है। पहला इलेक्शन जो था वो 2004 में था, जो हमने देखा। उस वक्त मैं अखबार में काम नहीं करता था। 2009 का जब इलेक्शन आया तो उस वक्त मैं अखबार से मुंसलिक हो चुका था और काम करता था। तब से लेके आज ये 5वां इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जो सियासी बयानियाँ होता है, पॉलिटिकल नरेशन जिसको कहा जाता है, वो पूरी रियासत का एक अलग नरेशन था और मालेगांव का पॉलिटिकल नरेशन जो था वो अलग नैश पे था। पूरी रियासत में इलेक्शन के दो पोल दिखाई दिए हमको, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी था या महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति था। महायुति का उम्मीदवार कहीं मुकाबला कर रहा था महाविकास अघाड़ी से और कहीं महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार मुकाबला कर रहा था महायुति के उम्मीदवार से। मालेगांव में ऐसा इलेक्शन नहीं था। इस हलके को छोड़ करके जो रियासत के और दूसरे असेंबली हलके थे, वहाँ लोग मसाइल पे बात कर रहे थे, वहाँ लोग तरक्की पे बात कर रहे थे और अपने अपने इलाके के डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। और मालेगांव में जो इलेक्शन का रुख था, जहाँ तक मैंने देखा और समझा है, उस सियासी बयानियाँ ही हमारा मुरत्तब नहीं हो पाया। जो पॉलिटिकल नरेशन जो एक माइंडसेट क्रिएट करता है वो नहीं होने पाया। कहीं ना कहीं उसमें कमी रही। हमने डेवलपमेंट के उन्वान पे बोला लेकिन वो कम कहा। हमने मसाइल के ऊपर भी बात की, कम की। दूसरी चीज़ें उसमें जो है हमारे इलेक्शन में ज़्यादा थी। ये इस इलेक्शन में मैंने एक चीज़ महसूस की है। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं समीर इंडियन साहब। समीर इंडियन साहब, आपने काफ़ी हद तक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो आपका क्या नज़रिया बना इस इलेक्शन को लेकर? जी देखिए, इलेक्शन के दौरान जो है ना, मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा तजुर्बा है, 2019 में भी मैंने काम किया है इलेक्शन के दौरान, लेकिन ज़्यादातर काम जो है तो इस इलेक्शन के दौरान करने में मेरे आया है। तो देखने में ये आया है कि मुकाबला जो है बज़ाहिर 6 रुखी था, 4 रुखी मुकाबला था, लेकिन वाकई में जो मुकाबला था ये 2 रुखी मुकाबला था। एक तरफ इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के उम्मीदवार आसिफ शेख और दूसरी जानिब AIMIM के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। इन दोनों के दरमियान ज़्यादा कांटे का मुकाबला था। लेकिन उसके बावजूद शहर में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की, ग्राउंड पर जाकर लोगों के दरमियान बात की, लोगों से मालूमात लेने की कोशिश की, तो अक्सर लोगों ने अपनी राय दही से, अपना राय बताने से, मतलब ऑन रिकॉर्ड अपनी बात करने से इनकार किया। तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये हो सकता है, मेरा मानना है, कि सियासी स्टेज से लगातार बाकायदा न काम की बात की जा रही थी, ना शहर के डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, और ना ही आवाम को क्या फ़ायदा हुआ इस सिलसिले में कोई बात की जा रही थी। अगर बात की जा रही थी इस शहर में इंतखाबी इजलासों में, तो सिर्फ यही बात की जा रही थी कि उसने हम पर गोली चलाई है, कहीं हम उनको उनकी नानी का दूध याद दिला देंगे, फलाना नमका, इस तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन फिर भी अगर रुझान की बात की करें तो सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए
तो मौजूदा आमदार साहब के नुमाइंदे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। जैसे समीर इंडियन साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पे मौजूदा आमदार जो साबिक आमदार थे उनके काफ़ी फॉलोअर्स नज़र आए। हमने भी मानव समाचार की जानिब से एक वोटिंग कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल के जरिए। उसमें भी हमने देखा कि आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को ज़्यादा 53% तक वोटिंग मिली है। मुख्तार आदिल साहब, हमने जैसे पिछले इलेक्शन का भी कंपैरिजन किया है, जैसे कि आपने बताया कि आपका ये 5वां इलेक्शन है, तो आपने 2004 का भी इलेक्शन देखा है। तो 2004 के इलेक्शन का जो कैंपेन था उसमें उस वक्त तो शेख रशीद साहब की जो जीत हुई थी 80,000 वोटों से हुई थी। अगर हम यहाँ बात करें कि 80,000 वोट बैंक था, क्योंकि हमने पिछले भी डेटा देखा है, आसिफ शेख को भी 70,000 75,000 की ही लीड मिली है पिछले इलेक्शनों में, और शेख रशीद को ज्यादा वोट मिली थी 80,000। मतलब कहीं ना कहीं 80,000 की ही लीड रही है कांग्रेस पार्टी की या शेख रशीद घराने की। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हो अभी जो पोलिंग हुई है के हिसाब से? आपने जो बात कही है, आपकी बात में ही उस बात का जवाब भी पोशीदा है कि वो कांग्रेस का वोट बैंक था। शेख रशीद साहब की अपनी एक सियासी शख्सियत थी, उनका कामकाज था, आवाम के दरमियान अप्रोच था, लेकिन उनको जितने सियासी ओहदे मिले, काउंसिलर से सदर बल्दिया से एमएलए से फिर वो स्टेट पावरलूम कॉरपोरेशन के चेयरमैन, लाइक कैबिनेट मिनिस्टर लेवल, उसके बाद मेयर ऑफ द मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये कांग्रेस के परचम और कांग्रेस के निशान पर उनको मिला। इसमें उनकी शख्सियत का भी बड़ा दखल था और पार्टी का भी था। उनसे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी, वो लोग जो जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी से, उन लोगों ने मेहनत करके उस वोट बैंक को स्टेबल रखा था। जैसे खान साहब, अब्दुल रहीम साहब कांग्रेस पार्टी का नाम रहे, हारून अहमद अंसारी साहब, हाजी शब्बीर अहमद साहब, अहमद नसीम मीना नगरी साहब, तो ये हजरात जो थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक जो है वो स्टेबल रखा। उसके बाद कमान जब रशीद साहब के पास आई तो उन्होंने उस वोट बैंक को स्टेबल रखने के साथ उसमें इजाफा भी किया। तो आपने जो बात कही है उसका जवाब उसी में पोशीदा है। जैसे कि अभी हमने एक चीज ये भी देखी है कि 2009 का जो कैंपेन हुआ था, जिस वक्त तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पहला इलेक्शन लड़े थे मालेगांव शहर से, एक धार्मिक शख्सियत पहली मरतबा इलेक्शन कैंपेन में आई और पहली मरतबा इलेक्शन कैंपेन करके 71,000 वोटों से उन्होंने अपनी जीत को दर्ज किया था मालेगांव शहर में। जबकि काफी तजुर्बाकार साथी निहाल अहमद साहब और शेख रशीद साहब को उन्होंने हराया था 2009 के इलेक्शन में। तो उस वक्त तो भी एक धार्मिक सुरक्षा था शहर में, या फिर अभी चला है? देखो, हिंदुस्तान की सियासत में मजहब इस मुल्क की सियासत की बुनियादों में है। अगर किसी अक्सरियती इलाके में जलसा होता है तो वहां जय का नारा लगता है, और कहीं अकलियती आबादी वालों के बीच में जलसे होते हैं, उनके लीडर होते हैं, उनके सामीन होते हैं, तो वहां पे जिंदाबाद का नारा लगता है। और ये एक जमाने से होता है, ये था, है और आगे भी रहेगा। तो मजहब का कार्ड अभी इस इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि भाई ये धर्म युद्ध है, ये मजहब की जंग है। उसको काउंटर किया कन्हैया कुमार ने कि भाई धर्म की जंग जो है, धर्म युद्ध जो है वो बीजेपी के लोग लड़े, फडणवीस साहब लड़े, और फला जो है वो रील बनाए मुसलमानों के साथ, काफी उसकी चर्चा भी रही। तो ये चीज होती ही है। आप यानी ये बोल ही नहीं सकते कि यार उस वक्त मजहब की लहर थी, इस वक्त नहीं थी, या उस वक्त भी थी, इस वक्त भी थी। हर इलेक्शन में रही है। और आज़ादी के बाद कुछ वाकयात जो इस मुल्क में हुए वो हमेशा से इलेक्शन कैंपेन का उन्वान बने, मुसलमानों से जुड़े उन्वान। खास तौर से मुल्क की कई बड़ी पार्टियां जो हैं वो मुसलमानों को जो है वो बनाती हैं, उन्वान बना देती हैं, तख्ता मश्क बना देते हैं। चाहे वो शाहबानों का मसला हो, नान नुफ्का रसदवाजी जिंदगी से जुड़ी हुई बात हो, या बाबरी मस्जिद से के हवाले से कोई बात हो, ये हर इलेक्शन में आता है। किसी ज़माने में जब इंडिया और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए, उसके बाद सल्तनत हैदराबाद जो है, दक्कन सल्तनत जिसको कहा जाता है, वो वफाकी हिंदुस्तान में शामिल हुई। आज तक इलेक्शन में निज़ाम शाही के ऊपर जो है तनकीद की जाती है, उस उन्वान को निकाला जाता है। मराठवाड़े में जब बीजेपी के लोग आते हैं, खानदेश में आते हैं, दक्कन में आते हैं, उस इलाके में कहीं जलसा लेते हैं तो हैदराबाद के सलातीन को अदब तनकीद बनाते हैं, वो सुकूत हैदराबाद का हवाला देते हैं। 1948 में हो गया वो वाकया, लेकिन वो नरेशन आज तक चल रहा है।
पिछले इलेक्शन में आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, पिछले इसी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर पहले मगन मटन के ऊपर बोला गया, फिर भैंस के ऊपर बोला गया, फिर मंगलसूत्र के ऊपर बोला गया, और नहीं कुछ बचा तो वो मुगल्स के भी बारे में बोल दिया गया, मुगल सलातीन के बारे में। वो सब सदियों पुराने हाकिम रहे, 15वीं 16वीं 14वीं सदी के लोग हैं वो। आज कहाँ हम 2024 में 21वीं सदी में जी रहे हैं, डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, लेकिन मुगलों का नाम लिए बगैर यहाँ सियासत नहीं होती पूरी। समीर इंडिया साहब, आप जैसे कि आपने बताया हमें, क्या दो रुखी मुकाबला था शेख आसिफ और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के बीच में, आपने ऑब्जर्वेशन आपका बताया कि दो रुखी मुकाबला था। और शान हिंद जो अपने वालिद साहब के नाम से, निहाल अहमद के नाम से बताती है कि मेरे वालिद साहब की वोट बैंक है, मेरे वालिद साहब का वोट है, मैं उनका हक मांगने के लिए आई हूँ, और समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं कुछ वोटें शहर में हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये दो रुखी की बजाय तीन रुखी मुकाबला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समाजवादी शहर में किसी को रास नहीं आई है। जितने भी समाजवादी शहर की है वो नुकसान ही उठाया है। लेकिन जहाँ तक शान हिंद की बात है और साथ ही निहाल अहमद की बात है, तो उनका एक अपना दबदबा था, अपना उनका एक वोट बैंक था, तो बजाहिर है उनका वोट बैंक उन्हें मिले। नहीं, शहर के लोग तब्दीली चाहते थे, क्योंकि शहर के लोगों ने शेख आसिफ को भी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को भी आजमा चुका था, और शहर के लोग तब्दीली चाहते थे। कई आपको नहीं लग रहा कि तब्दीली के में पैरावे में शान हिंद उनके साथ? ये अगर बात की जाए ना इस तरह की कि तब्दीली चाहती है वह जुलूसों, सभी पार्टी के जुलूस में, जलसों में वैसे ही पब्लिक और भीड़ को देखा गया। लेकिन ग्राउंड पर मतलब जब आवाम के दरमियान हम गए, आवाम से जानने की कोशिश की कि आपका क्या रुझान है, आप किसे वोट देना चाहेंगे, तो बिल्कुल किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की, बल्कि यहाँ तक कहा कि ये वोट काटने के लिए दरमियान में खड़े हुए। बल्कि शान हिंद की अगर बात की जाए तो उनके इस पर आरोप लगा कि इनका हैंडल किसी और के हाथ में। मतलब आप मानते हो कि सिर्फ दो रुखी मुकाबला था? क्योंकि ये मैं नहीं मान रहा हूँ, ये आवाम ने माना है। मुख्तार आदिल साहब, मैं आपसे यहाँ पे एक ये बात लेना चाहूंगा कि जैसे हमने समीर इंडियन साहब से जानने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के फॉलोअर्स ज्यादा थे, और यूट्यूब पे भी हमने देखा कि कई रील्स वगैरह हजारों में उनके व्यूवर्स आ जाते थे। और आज इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ऑटो रिक्शा के शेख आसिफ के नुमाइंदे और वर्कर्स नजर आए थे। तो कहीं आपको नहीं लग रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी वर्कर्स को जोड़ने में नाकाम रहे? 2009 में कौन सा वर्करों की फौज लेके आए थे वो? क्या हर पोलिंग बूथ पे उनका पोलिंग एजेंट बैठा था? घर घर लोग चिट्ठी पहुंचाए थे क्या? मैं एक बात बोला हूँ आपको कि इलेक्शन में पॉलिटिकल नरेशन सेट नहीं हो सका। जो सियासी बयानिया सामयीन और सामयात में मुरत्तब होना चाहिए जाके, वो चीज़ कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही है, उसमें खामी दिख रही है। आवाम जो सुनना चाहती थी वो उसको सुनने को नहीं मिला। लीडर जो सुनाना चाहते थे वो बढ़ चढ़ के बोल के चले गए। इसलिए आज जो रुझान समझने में दुश्वारी है, समीर को बोलो या दूसरे सहाफियों को, वो इसी बुनियाद पे है। अब एक तरफ लगता है कि भाई पतंग उड़ रही है, दूसरी तरफ देखो तो लगता है रिक्शा जो है दौड़ रहा है, साइकिल भी चल रही है। अब पंजा तो भाई सबकी जरूरत है, पतंग उड़ाने में पंजा, वो रिक्शा का हैंडल पकड़ने में भी पंजा लगेगा, साइकिल का हैंडल पकड़ने में भी पंजा लगेगा। ये तो दिख रहा है ना सबको। अभी का जो इलेक्शन हुआ है, हमने जो कैंपेन की रिपोर्टिंग की, तो आपका तजुर्बा क्या बोलता है कि इस इलेक्शन के कैंपेन होने के बाद कौन सी पार्टी लीड ले जाएगी, या कौन सा नुमाइंदा लीड ले जाएगा? नहीं, इस मामले में जाती तौर से मैं मतलब अपना तज्जिया मैं बताता हूँ कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि पतंग भी उड़ती दिख रही है, रिक्शा भी चलता दिख रहा है, साइकिल भी जो है रेस में है, और पंजे, वो एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो है, तो जाहिर सी बात है वो सियासी मंजरनामे में पूरी तरह वो भी हावी रहे, सब तक जा जा के उन्होंने भी जलसा लिया, बात रखी। तो ये तजब्जुब की कैफियत है, कन्फ्यूज़न है। एक पहलू कहता है कि भाई ये, दूसरा पहलू जो है कुछ बातें सुनने के बाद फिर वो। तो मैं खुद तजब्जुब में पड़ा हुआ हूँ, कन्फ्यूज हूँ मैं। एक वाजे जो है मतलब आपकी बातें हमने सुनी तो आपने बताया कि 2009-19 का जो इलेक्शन रहा है, तो 2019 में भी तो कोई पार्टी वगैरह मतलब इस तरीके से शेख रशीद की या कांग्रेस की वोट बैंक थी। देखो, तो आज वो कांग्रेस 2019 का जो इलेक्शन था वो 2 पार्ट इलेक्शन था, 2 ही पोल बने थे उसके। एक तरफ जो है शेख रशीद साहब थे, कांग्रेस पार्टी थी, और आसिफ भाई थे, बराबर।
और उनके अगेंस्ट में पूरा शहर था। कांग्रेस पार्टी और उसके नुमाइंदा एक तरफ था और उसके अलावा जितने लोग थे इस शहर में, छोटे बड़े लीडरान, सब एक स्टेज पे थे। तो वो 2 ही पोल का इलेक्शन हुआ और मालेगांव में 3 रुखी और 4 रुखी मुकाबले के नतायज जो पीछे आए, जैसे 1999 में आए, फिर 2004 में आए, 9 में आए और वगैरह वगैरह, तो ये मुसलसल चेंज हुए हैं नताइज। और नताइज का चेंज होना, मैं इस बात को मानता हूं कि वोटर सबर करता होता नहीं है। आपने उससे एक बात रखी कि भाई हम जो है डेवलपमेंट करेंगे, जब आप दोबारा उसके सामने जाते हो तो खड़े होकर सब आपकी बात सुनता है। वो अपने माइंड में एक साइलेंट एनालिसिस करता है, एक खामोश तज्जिया करता है कि साहब ने कहा था हम डेवलपमेंट करेंगे, और आपको कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है। अब दोनों साइड आज शहर में मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो आज शहर में बेशतर रास्ते जो है वो सीमेंट कंक्रीट के बने हुए हैं और पुख्ता सड़कें बनी हुई है। उसके बाद भी इस इलेक्शन में बोला गया कि शहर खंडर बन गया। कुछ रास्ते खराब हैं शहर के अंदर, सारे रास्ते थोड़ी खराब हैं, और रास्तों की खराबी के पीछे भी एक सियासत है। अब यहीं पे मैं एक बात बोलूंगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको क्या देने के लिए बैठी है और आप उससे जाके क्या मांगते हो। मुझे एक नहीं, कई सीनियर हुकूमत के इंतजामी उमूर में मतलब कलीदी ओहदे पर रहने वाले ऑफिसर्स भी और अवामी नुमाइंदे भी तजुर्बे की रोशनी में बोलते हैं कि भाई आपके शहर की लीडरशिप ने समझा ही नहीं है कि गवर्नमेंट से मांगना क्या चाहिए। एक गुलदस्ता और शाल लेके जाना, रोड गटर का प्रोजेक्ट पेश करना, ये वहीं पे इस शहर की मेयार का अंदाज हो जाता है। वहाँ लोग आते हैं प्रोजेक्ट, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं और वो प्रोजेक्ट उनके हल्के असेंबली में कामयाब हो इसलिए वो ऐवान में पॉलिसी बनवाते हैं। 2-2 घंटा बैठ के जो ऐवान की कार्रवाई देखते हैं और खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं। एक सीनियर मेंबर ऑफ असेंबली जो है, आप जैन पाटिल साहब को सुनिए, आज जो शरद पवार साहब की पार्टी में है मोस्ट सीनियर रुकने असेंबली, आप बाला साहब थोरात को देखिए, ये सीनियर मेंबर ऑफ वो है असेंबली है। अबू आसिम साहब को देखिए, ये एक सीनियर मेंबर ऑफ असेंबली। नहीं, आप जिस चीज की आप बात बता रहे हो, इनके तो शहर में भी मुकाबले में जो है बेसिक स्ट्रक्चर मालेगांव क्लियर नहीं है ना। शहर का भी बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर हम आगे डेवलपमेंट की बात कहाँ से करेंगे। अब ये लोकल सेल्फ बॉडी की जिम्मेदारी भी है। 2001 में ये लोकल सेल्फ बॉडी जो है काउंसिल के ग्रेड से ऊपर उठ के कॉर्पोरेशन पे आ गई। शहर का डेवलपमेंट प्लान है क्या? डीपी है? रोड यही तो नुमाइंदे हैं। रोड रास्तों पे बस्तियां हैं हमारे यहाँ, गार्डन की जगह पे आबादियां हैं, अस्पताल की जगह पे शादी खाने हैं, शादी खाने की जगह जो इंक्रोचमेंट है, और इंक्रोचमेंट हमारी जरूरत है। ये यानी प्रॉब्लम्स की और मसाइल की एक जंजीर है, ये प्रॉब्लम्स की एक चेन है। हाँ, मतलब जैसे कि आप बता रहे हो कि ये सब मसाइल की चेन है और लोकल बॉडी का काम है, तो यही नुमाइंदे तो कॉर्पोरेशन में लोकल बॉडी में रहेंगे। इन नुमाइंदों ने तो कुछ किया नहीं है शहर के लिए। और हमारा तो ये मतलब हमारा आज का डिबेट का ये मकसद नहीं है कि कौन सा नुमाइंदा आगे क्या करेगा और क्या नहीं। हमारा ये समीर इंडियन साहब आपसे हम एक सवाल लेंगे। आपके सवाल से पहले सवाल करने से मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप बता रहे थे कि शहर के डेवलपमेंट की बात, शहर की तामीर तरक्की नहीं हो रही। उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है गलत हो मेरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि शहर में जो नुमाइंदा चुनने का हमारा अंदाज है वो हम पसंदीदगी पर चुनते हैं, हम तामीर और तरक्की की बुनियाद पर नहीं चुनते। अगर हमें एक लीडर पसंद आ रहा है, अमजद सर अगर मुझे पसंद आ रहे हैं तो मैं शिद्दत इख्तियार करूंगा कि अमजद सर ही चुन कर आए। अगर मुझको मुख्तार अदिल साहब पसंद आ रहे हैं तो मैं शिद्दत इख्तियार कर लेता हूँ कि ये साहब ही चुन कर आए। हमारे शहर में अक्सरियत, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ इल्ला माशाल्लाह, लेकिन अक्सरियत तो पसंदीदगी पर वोट करती है और अपने लीडर पसंदीदगी पर चुनती है। ठीक है ना, इससे ज्यादा शिद्दत जो है बाला साहब तोरात के आए। 9 मरतबा वो आदमी मेंबर ऑफ असेंबली रहा, 9वीं मियाद उन्होंने पूरी किया। आप चुन करके जाएंगे तो 10वीं मरतबा के मिले रही वो, जाके उनका हल्का देखो। मुख्तार अदिल साहब महाराष्ट्र की सियासत पे बात ना करते हुए अगर हम मालेगांव में अरे भाई वापस बहुत आते दूर हैं। नहीं है, यहाँ से थोड़ी दूर पे संगमनेर है। हमारे लीडर सुबह उठते नाश्ता उनके घर जाकर करते हैं, ऐसा लीडरों का दावा है। मैं देखा नहीं तो इसलिए उनका ही दावा है कि मैं नाश्ता बाला साहब के यहाँ किया। अबे तुम नाश्ते करने वहां जाते बराबर। मालेगांव संगमनेर कितनी दूर है, उनका ही हल्का असेंबली है, तुम उनके हल्के में जाते, उनके यहाँ नाश्ता करने जाते। उस बात शिद्दत की आई तो मैं ये बोल रहा
कि भाई वो आदमी 9वीं मियाद पूरी की है उसने, इस मर्तबा चुन के जाएंगे, 10वीं मर्तबा रहेंगे, तो वो क्या हमसे ज्यादा शिद्दत पसंद नहीं है क्या? वो वोट देने में अगर शख्सियत को फॉलो करने की जो बात है, जो पर्सनालिटी को फॉलो करने की बात है, तो ये बाला साहब से ज्यादा मजेदार आदमी कौन है शुमाली अगर महाराष्ट्र? आपकी बात ये है कि शिद्दत हम लोग भी शिद्दत पसंदी शख्सियत की पसंदीदगी पर उठे, तो क्या तो आपका राइट। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ के जो लीडरान को आवाम पसंद करती है, वो लीडरान आवाम को नहीं पसंद करते, या इन लीडरान को काम करना नहीं आता है? नहीं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन काम करने में तो कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हैं, और आज से नहीं बरसों से कमजोर हैं, ये बात मान हमारा लेनी जो चाहिए। मौजू है आज का डिबेट का, या हमारा जो चर्चा का मौजू है अगला आमदार कौन, जैसे कि आपने बताया 4 रुखे मुकाबला, मगर हमने जो देखा है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहा है 2 रुखे मुकाबला रहा है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और शेख आसिफ के बीच में, जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग ली है मानव समाचार की और भी दूसरे चैनल्स के लिए। हमने 2019 के रिपोर्ट से कंपेयर किया। अभी हालिया इलेक्शन जो आज कंप्लीट हुआ है उसमें 2,38,000 वोट गिरी है मालेगांव शहर में, और पिछले इलेक्शन 2019 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने 1,17,000 वोटों से इलेक्शन जीता था। उनके जो हारने वाले जो कैंडिडेट थे शेख आसिफ साहब 78,000 वोट लिए थे। तो आपको लगता है कि वो 38,000 की लीड इस इलेक्शन में पूरी कर पाएंगे शेख आसिफ? उस वक्त तो उम्मीदवार 2 थे और इलेक्शन का पोल 2 ही था, कांग्रेस वर्सेस पूरा गांव था। नहीं, अब आप जब इलेक्शन का मुआवजा पोल कर रहे जो है, हैं, हाँ मैं तो- बता रहा हूँ हाँ। ना, तो पीछे जो था वो इलेक्शन का पोल जो बनता है ना, एक डायरेक्शन बनती है, मतलब इलेक्शन का एक रुख तय होता है जिसको हम बोलेंगे, वो मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब की दिशा जो है बताता है तजिया निगारों को, सियासी तौर से जो सोच समझ रखते हैं उनको। तो पिछला जो इलेक्शन था और जो वोटों का फर्क आया था, वो 2 पोल बने थे हमारे यहाँ इलेक्शन में। इस मर्तबा 2004 में 2 पोल नहीं है, 2024 में 2024 में जो है 2 पोल नहीं है। अब यहाँ पे 4 उम्मीदवार हैं, और चारों उम्मीदवार में से 2 कमजोर समझे जाने उम्मीदवार मुल्क की सबसे मजबूत पार्टी के नामजद उम्मीदवार रहे। लोकसभा में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहा, यहाँ रहा। सेकंड लीड पार्टी जो लोकसभा के अंदर समाजवादी अखिलेश यादव की पार्टी है, उसको उम्मीदवार यहाँ रहा। हम लोगों की ये मतलब सियासी समझ और शहर का मिजाज है कि उनको कमजोर समझा जा रहा है। और 2 इलाकाई पार्टियों की, एक का दायरा कार जो है तेलंगाना हैदराबाद से निकल के कुछ महाराष्ट्र आया, कुछ इधर उधर फैला हुआ है, उसको उम्मीदवार सबसे ज्यादा मजबूत माना गया। सेकंड उम्मीदवार जो हमारे आसिफ साहब हैं, उन्होंने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल विंग बना करके जो है इस पॉलिटिकल वॉर में पार्टिसिपेट किए। सियासी जंग में उन्होंने जो है पूरा महाज खड़ा कर दिया, पूरी आर्मी को उन्होंने जो है पोलिंग बूथ पे लगाया। तो हम आपको, जैसे आप बता रहे कि 2 रुखी मुकाबला और तो 4 रुखी मुकाबला, तो उस 2014 के में 4 रुखी मुकाबले मुकाबला हुआ है। में ये इलेक्शन का नतीजा भी कुछ ऐसा ही अलग रहेगा। नहीं, 2014 में भी हमने 4 रुखी मुकाबला देखे हैं। उस वक्त 2014 भी में बुलंद जो 4 इकबाल- मुखी मुकाबला था, हाँ। तो उस वक्त जो है अब्दुल मालिक थे, है ना। तो और जब अब्दुल मालिक नहीं- जो है वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे उसने असेंबली का इलेक्शन फाइट किया था। तो भी उन्होंने 20,000 वोट कोई लेके गए थे वो। 1.5 पौने 2 साल 2.5 साल ऐसे पॉलिटिकल नरेशन क्रिएट करने के बाद वो पॉलिटिकल वार में नहीं आया था। उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है इलेक्शन लड़ा था। बुलंद साहब का था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी पार्टी थी, उनके वालिद साहब भी थे, उस वक्त जो है नरेशन क्रिएट हो चुका था। आसिफ भाई भी जो है बहुत पहले से, वो इलेक्शन शुरू होने से बहुत पहले से उन्होंने नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया था, जिसमें उनकी एक बहुत बड़ी तहरीक रही है, पूरे महाराष्ट्र की तवज्जो रही उसके ऊपर, मुस्लिम रिजर्वेशन की जो तहरीक रही। यानी कोई सोच नहीं सकता था, वो बोलते थे यहाँ से निकले चौकुल्ली में पुलिस जमा करेंगी, फिर बोले टेहरे में जमा कर लेंगी, फिर मुंगसे में, लेकिन वो जहद मुसलसल करते हुए बराबर जहाँ पहुंचना था उनको पहुंचे, मतलब वो और उसका भरपूर जो है फायदा भी फायदा हुआ। उठा के वो इलेक्शन वो जीते। सही जगह पहुंच गए जिस काम के लिए उन्होंने तहरीक शुरू की थी। तहरीक की कामयाबी की वजह से उन्हें 2014 में हर इलेक्शन में इलाकाई, रियासती और मुल्की हालात अलग अलग होते हैं, और वोटर उसी हिसाब से फैसला कर रहा है। पिछले 20 साल में आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड उठा के देख लो, वोट देने वालों की उम्र जो है वो 28 साल से खसका के आज 18 साल पे आ गई है। 18 साल का हर हिंदुस्तानी शहरी, दस्तूर हिंद की जो बाब है 326वां, उसकी तशरीह पढ़िए, वो वोट देने का हकदार होता है। वोटरों की
उम्र की, औसत उम्र की जो है वो कम कर दी गई, एवरेज कम कर दी गई। 18 साल की उम्र में आदमी को वोटर बना दे रहे हैं हम लोग। तो इसी तरीके से वोटर की सोच भी जो है वो चेंज होते जा रही है। इसलिए हर इलेक्शन में हमारे यहाँ जो है इलाकाई, रियासती और मुल्की हालात की मुनासबत से वोटर फैसला कर रहा है। इस इलेक्शन में असेंबली में जिस वोटर ने किसी को भी वोट दिया होगा XYZ का, उसके सामने थोड़े दिन बाद जो है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आएगी। फिर वो देखता है गली मोहल्ला, रिश्तेदारी, जान पहचान, दोस्ती। हमने जो है 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट दिया, पूरा गांव 1,98,000 वोट दे दिया कांग्रेस के उम्मीदवार को। तो क्या सिर्फ वो कांग्रेस के वोटर्स थे क्या? वो कांग्रेस के वोटर्स थे क्या? सभी पार्टियां मिलकर इलेक्शन कर रहा तो उस वक्त के मुल्की हालात की मुनासबत से शहर मालेगांव के वोटरों ने फैसला किया था। अब जो फैसला करेंगे उसमें इलाकाई मसाइल और शहरी बातें जो है, इलाकाई मसाइल, रियासती मसाइल और आसपास की जो बातें हैं जिसमें सब है। फिर वो पावर लूम के कारखाने में, यानी लूम पे लगी हुई मोटर से लेके वो साइजिंग के चक्कर तक सब रहता उसके अंदर। समीर इंडिया साहब, जैसे मुख्तार आदिल साहब बता रहे कि शहर की आवाम ने सभी मुद्दों पे इलेक्शन को वोट किया है, जबकि हमने सोशल मीडिया के जरिए देखा है कि शहर का जो इलेक्शन है सिर्फ जातियात पे और नशा और गुंडागर्दी के ऊपर लड़ गए। ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, मैंने अपनी बात की शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया कि आवाम जो है, जब ग्राउंड पर हमने बात करने की कोशिश की आवाम से, तो आवाम ने खुलकर अपनी राय देने से सबसे पहले इनकार किया। उसमें कहीं ना कहीं एक वजह ये थी कि जो लीडरान है, नशे पर बात हो रही है, गुंडागर्दी पर बात हो रही है। कोई कह रहा है कि हम इनको नानी का दूध याद दिला देंगे, कोई कह रहा है कि 20 तारीख के बाद, 23 तारीख के बाद ये दादागिरी छोड़ देंगे। इस तरह की बातें हो रही थी। तो शहर में जो आवाम है, जो खुलकर कभी अपनी बात रखा करती थी, उनको हमने देखा कि अभी वो अपनी बात रखने से काफी है। जैसे कि अभी मुख्तार आदिल साहब आपने बताया 4 रोके मुकाबला था। हमने हमारे एक सीनियर दोस्त का एक व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा, उनका ये बताना था स्टेटस के जरिए कि अगर शहर का कोई नुमाइंदा 90,000 से 1 लाख वोट अगर लेके जाता है तो वो जीत जाएगा इलेक्शन। मेरे हिसाब से जीतने वाला उम्मीदवार जो रहेगा वो 1 लाख से ऊपर ही वोट का आदमी रहेगा। 1 लाख से ऊपर अगर कोई वोट, तो 1 लाख से वोट, 1 लाख से ज्यादा वोट 2019 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने लिए। उस बुनियाद पे आपका क्या नजरिया है? आपको नहीं लगता कि इस मरतबा जीत जाएगी? और दोबारा से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का अपनी की वोट नहीं थी ना 2019 में, सभी लोग मिलकर थी। ये भी देखना चाहिए यहाँ पर। देखो, टोटल वोट जो है, एक टेंटेटिव पोल जो आया है इलेक्शन कमीशन से जो दिया गया है, टोटल वोट जो है मालेगांव की 3,42,713 वोट है बराबर। उसमें वोट जो डाली गई है, वोट कास्ट जो हुई है 2,38,827 वोट है, जिसका परसेंटेज जो है 69.69 बनता है। 69.69 ये परसेंटेज बनता है। अब जो वोट पड़ी है 2,38,827 वोट, इसमें 1,25,878 मर्द वोटर हैं और 1,12,948 ये खवातीन राय दहिंदगान है। तो अगर इसमें देखा जाए तो सिर्फ 1,25,000 अगर मर्द हैं और 1,12,000 हैं, 1,12,000 जो है खवातीन है, तो सिर्फ 12,000 खवातीन ने ही वोट कम हासिल किया है। सिर्फ 12,000 खवातीन ने, यानी कम दिया है मर्दों के मुकाबले में। एक मजमूई अंदाज पकड़ लें, सिर्फ 12,000 खवातीन राय दहिंदगान ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये कहीं ना कहीं ये परसेंटेज जो है ये इक्विवेलेंट बताता है। 1 लाख मर्द वोटर भी थे, 1 लाख जो है खवातीन वोटर भी थे। ऊपर के सारे आंकड़े छोड़ दें तो ये हो जाए। अब इसके ऊपर सोचना चाहिए कि शहर में वोट कैसे पड़ी होगी। मतलब हमें ये यहाँ मानना चाहिए कि हमारा जो पिछला स्टैटिक्स है या पिछला रिकॉर्ड है, हम उसके आधार पे या शहर के सोशल मीडिया और आवाम के बोलने पर हम किसी का रुख या किसी का तय नहीं कर सकते कि अगला आमदार कौन होगा। आप लोगों का भी यही मानना है? तजज्जुब है, इस मर्तबा कंफ्यूजन है, तजज्जुब है। मैं समझता है चारों क्या जो 13 उम्मीदवार थे ना, ये सबको यकीन है हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन ये जब अकेले में बैठते होंगे ना तो जरूर सोचते होंगे कि यार वहां चुका गए, वहां रह गया, उसको दे नहीं पाए, उसको बोल नहीं पाए, वहां जा नहीं पाए। मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि मेरा एक ही बात है, जो मेरी अपनी जाती राय है
कि इस पूरे इलेक्शन में मैंने तमाम सियासी पार्टियों को मतलब सुना है ना, उनकी सियासी सरगर्मियों से मेरी वाकिफियत रही है, लीडरान से भी मेरा जो है ताल्लुक है, लेकिन जो पॉलिटिकल नरेशन क्रिएट होना चाहिए था इस असेंबली इलेक्शन के अंदर वो नहीं हुआ। ये मैं तो समझ रहा हूँ। हो सकता है कि किसी को लग रहा होगा कि भाई पॉलिटिकल नरेशन हमने क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे लगता है कि यार इसमें बहुत ढेर लूप होल है, यानी बहुत ढेर खामियां हैं। जो एक्चुअल बातें थी, ये बहुत सारी बातें जो है वो आज भी पर्दा राज में है, यानी वो बातें नहीं की जा सकती थी जो इस इलेक्शन के स्टेज से की गई है। शहर उसके अलावा भी बहुत सारी बातें थी जो की जा सकती थी और ताकत के साथ की जा सकती थी। मुख्तार अदिल साहब, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल ये लेना चाहूंगा कि आप जैसे बता रहे कि कोई पॉलिटिकल नरेशन नहीं था, उसके बावजूद भी मालेगांव शहर में बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत ने मालेगांव का दौरा किया, जैसे कि अखिलेश यादव, सदुद्दीन अवैसी, अकबर अवैसी और इकरा हसन, उसी के साथ कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार, ये लोगों ने मालेगांव का दौरा किया। तो कहीं ना कहीं ये नेशनल पॉलिटिक्स से काफी बड़ा इलेक्शन को ना समझा गया मालेगांव के लिए। देखो ऐसा है कि जब किसी सूबे का इलेक्शन रहता है तो उस सूबे में जितने उम्मीदवार पार्टी देती है वो अपने उम्मीदवारों के हक में वोट मांगने जाते हैं। वो मालेगांव गए तो वो कसाब खेड़ा भी जाके वोट मांगे, औरंगाबाद भी गए। मैं जो वाला साहब तो पॉलिटिकल रात के नरेशन यहाँ की आप बात कर रहे हो कि क्रिएट नहीं हो पाया ये जितने मालेगांव में, लीडरान तो बाहर से आए ना, आप इनकी तकरीर उठा के सुनिए, इन्होंने मालेगांव के ऊपर जो है 3 से 4 मिनट भी नहीं बोला होगा, या अगर बोला होगा तो कुछ उससे ज्यादा बोला होगा। उनकी पूरी बातें जो थी वो मुल्की सियासत के पस मंजर में जो आता था वो आज रूल पार्टी जो है कौमी सतह की, उसके बारे में और उसकी खामियों के बारे में बताता था हमको। फिर उसके बाद बात मरकज से चली तो धीरे धीरे होते होते हमारे गली मोहल्ले तक आती थी, तो जलसे का टाइम खत्म हो जाता था। बोलते 9:55 हो रहे हैं, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, ऐसा हो जाता था। बड़े लीडर आए है ना, और भी कई बड़े लीडरान आने वाले थे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, कई बड़े लीडरान आने वाले थे और उसमें तो मतलब मेरे तक भी बात आई, लेकिन यहाँ जो हालात थे उन्होंने मुनासिब समझा कि इधर का रुख ना किया। मुख्तार अदिल साहब, मैं आपसे यहाँ आज की डिबेट का आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में अगर अगाड़ी की हुकूमत या फिर महाविकास अगाड़ी या कोई और पार्टी की हुकूमत बनती है तो मालेगांव के जो 2 उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, शेख आसिफ और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, तो ये कहीं ना कहीं मतलब कहीं नजर नहीं आ रहे कि ये किसी सरकार में बैठते हुए नजर आएगा आपको। देखो ऐसा है कि सरकार के साथ बैठने से ही सरकार बनती है क्या? बाहर रह जाने से भी सरकार बनती है। और जिस हिसाब से हिंदुस्तान में मनफी पॉलिटिक्स चल रही है, इख्तिदार साजी के लिए मनफी पॉलिटिक्स का, निगेटिव पॉलिटिक्स का जो रवैया अपनाया गया है, इसमें तो ऐसा है या तो खरीद लो या तो गैर हाजिर करवा दो, गवर्नमेंट बन जाती है। आपको अगर अच्छे से याद होगा महाविकास अघाड़ी की स्थापना में, मुझे बताओ, मालेगांव शहर हुआ, इंडिया शहर हुआ और भी 1-2 जगह है, वहां के नुमाइंदों ने बैठे वोट थे नहीं क्या वो महाविकास अघाड़ी के पास जाके? वोट नहीं किया। बेकार बैठे भी गवर्नमेंट बनाई जाती है। और सूबाई सियासत में ये होता है कि किसी बात का इनकार करने के लिए ज्यादा पैसा मिलता, इकरार करने पे तो महर मुअज्जल सिक्का राजुल वक्त नकद रहता, इनकार करने पे ज्यादा मिलता। उसमें यानी फायदा ये होता है कि आदमी की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, जैसे कि अभी आप बैंक बता रहे बैलेंस हो, बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अगर हम मुख्तार अदिल की ये बात को कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब यही था कि पिछले इलेक्शन में जो महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनी है तो इसमें एमआईएम ने अपना रोल अदा किया है, हम ये समझते हैं। देखो एमआईएम ने कांग्रेस के साथ तेलंगाना के अंदर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, वहां की किंग मेकर रही है। उनके 7 एमएलए जो है वो रेवंत रेड्डी की जो है डोर पकड़े हुए हैं, तो कहीं डोर पकड़ के भी जो है गवर्नमेंट चलाई जाती है और कहीं खूंटा गाड़ के हट जाने से भी गवर्नमेंट चलने लगती है। यहाँ भी मुतालबा किया जा रहा मतलब महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आपको याद होगा कि मुझे वो होटल का नाम नहीं याद आ रहा, बॉम्बे के अंदर बहुत मशहूर होटल है वो, बांद्रा में जो है, जहां तक याद पड़ा ताज लैंड बांद्रा में, वहां पे जो है शरद पवार साहब, अबू आसिम साहब, फलां चुना ये वो सब, तो तय हो गया कि भाई ये साहब जो है चीफ मिनिस्टर होंगे और इस दिन हलफ बर्दारी होगी और हाउस में जो है इस तरीके से अक्सरियत साबित कर दी जाएगी। जिस शख्स को वजीर आला बनाया गया उस वक्त तो मेंबर ऑफ असेंबली भी नहीं था वो,
बाद में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट खाली हुई तो उन्होंने जो है अपना पर्चा दाखिल किया और वहां पे मुंतखब हुए। गवर्नमेंट बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि एमएलए हो, मैं वहां से बात शुरू कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं बोलता गवर्नमेंट बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुमको साथ में बिठाया जाए, तुमको बाहर करके भी गवर्नमेंट बना ली जाएगी। हाउस में सिर्फ वो अक्सरियत साबित करना रहती है। जितने मेंबरान का हाउस बनेगा, आप अगर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन में है तो अपनी अक्सरियत साबित कर दीजिए, गवर्नमेंट बन जाती है। तो हम आपसे यही मतलब हम यहाँ पे यही सवाल मतलब हमारा खत्म करते हैं आज के इंटरव्यू को, और हमारे व्यूवर से हम अलविदा चाहेंगे। शुक्रिया मुख्तार अदील साहब और समीर इंडियन साहब, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। आने वाली 23 तारीख तक हम इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ साफी हजरात को और सियासी लोगों को बुलाकर इंटरव्यू करेंगे। जब तक के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ। कैमरामैन शहबाज खान।